नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत की G20 अध्यक्षता के समापन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रभाव और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। राजस्थान में चुनावी रण में प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं प्रचार। आज डूंगरपुर और भीलवाड़ा में करेंगे चुनावी रैलियां। राजस्थान में आज अमित शाह और जेपी नड्डा भी करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस ने भी झोंकी पूरी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत समेत तमाम बड़े नेता दिन रात कर रहे हैं चुनाव प्रचार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी दलों ने प्रचार में लगाया पूरा दम। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। राष्ट्रपति आज संबलपुर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का करेंगी शुभारंभ। पुट्टपर्थी में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। और 2026 फीफा विश्व कप क्वालिफायर्स में ग्रुप ए के दूसरे दौर के मुकाबले में भारत को मिली शिकस्त। कतर ने भारत को 3-0 से हराकर दर्ज की आसान जीत। और अब खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज G20 के नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसको लेकर G20 शेरपा अमिताभ कांत ने प्रेस वार्ता की। G20 घोषणा पत्र में 205 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। इन पर अब तक हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए ये वर्चुअल सम्मेलन हो रहा है। अमिताभ कांत ने बताया कि प्रधानमंत्री लगभग 2.5 महीने में दूसरी बार वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री G20 लीडर डिक्लेरेशन को लागू करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य पार्टियों के कद्दावर नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैराथन चुनावी सभाएं करके भाजपा के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में आज भी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम सबसे पहले डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर में भीलवाड़ा के कोटड़ी में भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राजस्थान की सभी 200 सीटों पर एक ही चरण में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह भी राजस्थान में पूरी ताकत से पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। अमित शाह आज राज्य में 3 चुनावी जनसभाएं करेंगे। अमित शाह सबसे पाली के जैतारण विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुखातिब होंगे और उसके बाद जालौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर बाद अमित शाह रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के चुनावी रण में हुंकार भरेंगे। नड्डा आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष सबसे पहले सीकर के दंतारामगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उसके बाद वो दौसा में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी दलों ने प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया है। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान
30 नवंबर को कराया जाएगा और इसलिए अब प्रचार के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय बचा है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता राज्य के कोने कोने में प्रचार में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संबलपुर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ करेंगी। बाद में राष्ट्रपति पुट्टपर्थी का दौरा करेंगी, जहां वो श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 42वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल ओडिशा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने छात्रों को मेडल पहनाए और डिग्रियां भी प्रदान की। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने ओडिशा के बादाम पहाड़ में 3 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 3 नई रेलगाड़ियां बादाम पहाड़ टाटानगर मेमू, बादाम पहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस और बादाम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस हैं। राष्ट्रपति ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन में बादाम पहाड़ से रायरंगपुर तक तकरीबन आधा घंटे का सफर भी तय किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी, जिसे करीब 12.12 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। और नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस से जुड़े एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में फैले संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। जब्त की गई संपत्ति में 661.69 करोड़ रुपए की संपत्ति AJL की है और 90.21 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडिया की है। और गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार फिल्म बाजार के इतिहास में पहली बार एक VFX और टेक पवेलियन का प्रदर्शन किया गया है। आज के दौर में सिनेमा कैसे गतिशील और अत्याधुनिक प्रगति कर रहा है, इसे टेक पवेलियन में देखा जा सकता है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नई संभावनाओं और प्रगति को भी इस पवेलियन में देखा जा सकता है। विजिटर्स वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से इन तकनीक को अनुभव कर रहे हैं और इसमें गूगल आर्ट्स और कल्चर, नेटफ्लिक्स, अमेज़न और सोनी समेत कई बड़ी प्लेटफॉर्म्स हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए DT न्यूज़। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दक्षिण कोरिया और जापान ने आपातकालीन चेतावनी जारी की है। दोनों देशों ने आशंका जताई है कि इस सैटेलाइट के कक्षा में स्थापित होने के बाद खतरा बढ़ गया है। जापान ने जे अलर्ट प्रसारण प्रणाली पर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल दागी है जो ओकिनावा के दक्षिणी प्रांत के निवासियों के लिए खतरा हो सकती है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के कार्यालय के अनुसार टोक्यो ने सैटेलाइट को मार गिराने की तैयारी में जवाबी उपाय तैनात कर दिए हैं। ओकिनावा के मियाको, इशिगाकी और योनागुनी द्वीपों पर PAC-3 जमीन आधारित मिसाइल रक्षा बैटरियां भेजी हैं और समुद्री आत्मरक्षा बल एजेस विध्वंसक को भी तैनात किया गया है जो SM-3 इंटरसेप्टर से लैस है।
दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया के हजारों हेक्टेयर जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अग्निशामकों को आग पर काबू पाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बोलिविया के रक्षा मंत्री एडमंडो नोविलो के अनुसार आग ने बोलिवियाई अमेज़न के 3 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक लू चलने की आशंका है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति लुइस आर्से ने आग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। वेनेजुएला के 30 अग्निशामक बोलिविया पहुंच चुके हैं। उधर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की है कि 100 अग्निशामकों को इंडियन देश भेजा जाएगा। और भारत के दिग्गज बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने अपने करियर का 26वां वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। उन्होंने दोहा में खेली गई IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप लॉन्ग अप जीती है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने भारत के ही सौरव कोठारी को मात दी। आडवाणी ने कुआलालंपुर में पिछले साल के खिताबी मुकाबले के नतीजे को दोहराते हुए कोठारी को 1416 से हराया। और फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे राउंड में भारतीय टीम को अपने दूसरे मुकाबले में कतर के हाथों 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कतर ने मैच की शुरुआत में ही मशाल के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरे हाफ की शुरुआत में अली ने कतर के लिए दूसरा गोल किया। मैच के 86वें मिनट में कतर की तरफ से तीसरा गोल देखने को मिला। कतर की दूसरे राउंड में ये लगातार दूसरी जीत है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।